मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बेमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसमें जो है हम आपके आधुनिक भारत के इतिहास में यानी कि यूनिट 1 में आपके 6 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, जिसमें से कि आज पहला टॉपिक आपका रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस यूनिट 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी यूनिट 1 जो है इसका नाम है आपका भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके अलावा आपको हम इस यूनिट 1 में जो है 6 लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा रहेगा आपका बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, तीसरा है मराठाओं पर ब्रिटिश नियंत्रण, चौथा है आंग्ल मैसूर संबंध, पांचवा है सिंध का वलय और छठवां है आपका पंजाब का अधिग्रहण। तो आज हम कवर करने वाले हैं केवल भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला आपका यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो समुद्री रास्ते की जो खोज हुई थी वो 15वीं सदी के अंत में जो है स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देखिए, भारत के समुद्रिक रास्तों की खोज जो है 15वीं सदी के अंत में स्टार्ट हुई। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम पुर्तगाली और स्पेनवासी, यानी कि पुर्तगाली और स्पेनवासी जो थे दोनों ने मिलकर के भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया, तो आपका जो राइट आंसर होगा पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने मिल करके। ठीक है, तो पुर्तगाल का एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का जो राजकुमार हुआ करता था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर ने बहुत ज़्यादा सतत प्रयास किए और उसके सतत प्रयासों से ही जो हमारी भौगोलिक खोजों का कार्य था वो आसान हुआ, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना जो है स्टार्ट हो गया। जब सामुद्रिक रास्तों की खोज यानी कि भौगोलिक खोज जो थी हमारी वो आसान हो गई या भौगोलिक खोजें हो चुकी थी हमारी, तो जो यूरोप के लोग थे वो उनका भारत में आना जो है आरंभ हो गया था। लेकिन यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत से स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हो गए थे। यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो भारत के अलावा भी और देशों में या और जो स्थान थे अलग, उन पर भी अपनी उपनिवेश बनाने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन इनमें से लगभग सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र भारत ही था। यानी कि जो यूरोप के लोग थे उनमें से ऐसे भी लोग थे ज़्यादातर जिनका आकर्षण केवल भारत ही था, क्योंकि भारत के पास पहले अपार संपत्ति, अपार धन था, सोना अधिक मात्रा में था, इसलिए इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 17वीं सदी के अंत तक यूरोपीय जो थे वो एशिया के कई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। यहाँ बात तो याद रखने वाली है कि जो 17वीं शताब्दी ही का जो अंत हो रहा था तो उस समय यूरोप के जो लोग थे हमारी एशिया के कई स्थानों पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। और याद रखेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक वे कई जगहों पर अपना अधिकार भी कर लिए थे और उन्होंने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जाकर के कई स्थानों पर, कई जगहों पर अपना अधिकार भी कर लिया था। लेकिन संपूर्ण भारत पर जो उनका अधिकार हुआ 19वीं सदी में जाकर के अंग्रेजों का एकाधिकार हो पाया था। कहाँ पर? भारत पर पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से भारत पर 19वीं सदी में जाकर के ही अंग्रेजों का अधिकार हो पाया था भारत पर। भारत की समृद्धि को देख करके पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी। मैंने भी बताया आपको कि हमारे भारत के पास अपार धन था, अपार संपत्ति थी, इसलिए इस समृद्धि को देख करके, इस अपार धन को देखते हुए पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी। किसकी? यूरोपियंस की। ठीक है, तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय नाविकों के द्वारा सामुद्रिक मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। कौन सी लालसाओं का? क्योंकि भारत के पास अपार धन था, समृद्धि थी अच्छी, तो इसलिए जो मतलब के यूरोपीय देश थे या यूरोपीय नाविक थे उनका समुद्री मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। आगे याद रखेंगे 13वीं सदी के आसपास जाकर के तुर्की साम्राज्य,
13वीं सदी के आसपास तुर्की साम्राज्य यानी कि मुस्लिमों का अधिकार जो था वो मध्य सागर पर हो गया और उसके पूर्वी क्षेत्रों पर भी हो गया था। जो तुर्की देश थे या तुर्की साम्राज्य जो था जिसमें मुस्लिम सम्मिलित थे, तो उनका जो अधिकार था भूमध्य सागर और उसके पूर्वी क्षेत्रों पर हो गया था। अब जब मुस्लिमों का या तुर्कियों का अधिकार हो गया भूमध्य सागर और उसके पूर्वी क्षेत्र पर, तो यही कारण हुआ कि यूरोपीय देशों के व्यापारियों का स्थल मार्गों से एशिया के देशों तक पहुंचना, इसी कारण यूरोपीय देशों के व्यापारियों का स्थल मार्गों से एशिया के देशों तक पहुंचना। जब समुद्री मार्ग पर किसी दूसरे शासक ने शासन कर लिया या अधिकार कर लिया, तब जाकर के यूरोप के जो व्यापारी हुआ करते थे वो जो स्थल मार्ग हुआ करते थे, थल मार्ग जो हुआ करते थे, उनसे एशिया के देशों में पहुंचा करते थे। और एशिया में मतलब जो थल मार्ग से आया करते थे तो उनके सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो जाया करती थी। यही कारण था कि यूरोपीय देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। जब व्यापार ही नहीं करेंगे तो भारत के साथ, तो उनके यूरोप में जो है माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। ठीक है। और इटली के व्यापारियों के इससे बहुत लाभ हुआ। जो इटली के व्यापारी थे उनको इससे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि कुछ व्यापारी तस्करी या फिर चोरी छिपे एशिया का सामान इटली के रास्ते यूरोप के भीतरी भागों तक पहुंचाने लगे थे। और उस पर भी इटली के वेनिस नगर में चुंगी देना उनको रास नहीं आता था। ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पे कि समुद्र तटीय राष्ट्रों के कई शासकों ने अपने नए राष्ट्रों की खोज अभियान में नाविकों की मदद भी की। और भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में यूरोप से सबसे पहले कौन आए, तो भारत में यूरोप से सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का आगमन हुआ। इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। और भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को युद्ध में हराया था या खदेड़ दिया था। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन डचों का मुख्य आकर्षण भारत ना होकर के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हुआ करते थे। जो डच आए, डचों का आगमन हुआ भारत में, तो डचों का जो मुख्य आकर्षण था या भारत के साथ व्यापार करना, उनका मुख्य आकर्षण नहीं था। मुख्य आकर्षण था दक्षिण पूर्व एशिया के देश। अतः उन्हें अंग्रेज़ों ने पराजित किया, जो कि मुख्यतः भारत पर अधिकार करना चाहते थे। अब आगे याद रखेंगे, स्टार्टिंग में तो इन यूरोपीय देशों का मुख्य काम व्यापार ही था। जब ये यूरोप के लोग भारत में आए तो इनका मुख्य जो काम था वो व्यापार करना ही था। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति को देख करके उन्होंने यहाँ साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियाँ अपनानी आरंभ कर दी। यानी कि जो भारत था, हमारा भारत देश जो था, इसमें राजा लोग आपस में लड़ाई लड़ा करते थे। इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? यूरोप के लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तब जाकर के उन्होंने वहाँ पे साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियाँ जो थी वो अपनाना स्टार्ट कर दी या आरंभ कर दी। तो प्राचीन काल से भारत में प्रवेश करने के दो रास्ते हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, एक थल मार्ग हुआ करता था और एक हमारा जल मार्ग हुआ करता था या समुद्री मार्ग हुआ करता था। ठीक है। थल मार्ग से भारत में प्रवेश करना होता था तो इसके लिए यूरोप के लोगों को तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान से होकर के गुजरना होता था। और ये तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान वाले जो रास्ते थे वो खैबर दर्रे, कुर्रम दर्रे, बोलन दर्रे और गोमल दर्रे से होकर के गुजरते थे। और दूसरा रास्ता मैंने अभी आपको बताया, दूसरा रास्ता समुद्री मार्ग हुआ करता था। कौन सा? समुद्री मार्ग। तो इसके लिए उनको भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर के भारत में प्रवेश करना होता था। लेकिन याद रखेंगे, सन 1453 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का एक तुर्क शासक हुआ करता था जिसने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान को जीत लिया था। याद रखना कि 1453 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का जो तुर्क शासक था उसने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था, जो कि तुर्क में है। ठीक है। इसलिए अब क्या हुआ, जब जीत लिया उसने तुर्क को या कुस्तुनतुनिया नामक स्थान को जीत लिया, तो थल और समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करना जो था वो असंभव हो गया। ठीक है, कठिन हो गया, यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की शासक का शासन हो गया था। अब यूरोपियों को समस्या थी भारत आने की, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वो मसालों के लिए भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यूरोपियों के आगे समस्या अब खड़ी हो चुकी थी। समस्या क्या थी कि जब कुस्तुनतुनिया पर उसने अधिकार कर लिया
तो यूरोप के लोग भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब व्यापार नहीं कर पा रहे थे, अब समस्या ये हो गई कि यूरोपीय के जो लोग थे वो मसालों के लिए भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, और भारत जो था वो एक धनवान देश था, जिसके कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, भारत एक धनवान देश था जिसके कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब जाकर के यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की सोची। तब स्पेन की राजधानी इसाबेला की मदद से सन 1494 ईस्वी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड से पानी का जहाज़ लेकर के कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि स्पेन की राजधानी क्या थी, स्पेन की जो रानी थी इसाबेला, स्पेन की जो रानी थी इसाबेला, उससे कोलंबस ने मदद ली, और मदद लेने के बाद सन 1494 ईस्वी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी क्या हुआ करती थी, मैड्रिड, और स्पेन की राजधानी इसाबेला। तो उस राजधानी मैड्रिड से पानी का जहाज़ लेकर के कोलंबस जो था वो भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका जहाज़ जो था वो दिशा भटक गया था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका की खोज की थी। जो कोलंबस का जहाज़ था वो दिशा भटक गया था, राह भूल गया था, ये दूसरी दिशा में पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन हम जानते हैं कि भारत की खोज करने का श्रेय जो है वो वास्को डी गामा को जाता है, जो कि पुर्तगाली हुआ करता था। ध्यान रखना यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि भारत की खोज करने का श्रेय जो है वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो कि पुर्तगाली था। अतः सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो देखिए, भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में यूरोप से किसका आगमन हुआ, तो आपका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों का। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सन 1487 ईस्वी में एक और पुर्तगाली नाविक भारत की खोज के लिए निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। 1487 ईस्वी में एक और पुर्तगाल का जो था भारत की खोज करने के लिए निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन सन 1487 ईस्वी में ये केवल केप ऑफ गुड होप को बोलते हैं आशा अंतरीप, ठीक है, आशा अंतरीप तक ये पहुंचा, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में है। आपसे पूछा जाए आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग ही केप ऑफ गुड होप कहलाता है, यानी कि जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग है वो केप ऑफ गुड होप कहलाता है, और इसे वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में इसे केप टाउन भी कहते हैं। तो आगे देखिए, बार्थोलोमियो के ठीक 10 साल बाद, बार्थोलोमियो कब आया था, 1487 ईस्वी में। इसके ठीक 10 साल बाद और एक पुर्तगाली भारत की खोज में निकला, जिसका नाम था वास्को डी गामा। कितने, यानी कि 1497 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला, जो कि पुर्तगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, लिस्बन। तो लिस्बन से सन 1497 ईस्वी में साओ गैब्रियल, जो जहाज़ लेकर के पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। कहाँ से आया था, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से सन 1497 ईस्वी में साओ गैब्रियल नाम के जहाज़ को लेकर के भारत की खोज में निकला था। ये अपने जहाज़ से पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा करके, या पूरे उसके अफ्रीका का चक्कर लगाकर साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा करके ये कहाँ पहुँचा, आशा अंतरीप पर पहुँचा। और यहाँ पहुँचकर इसने एक पथ प्रदर्शक की मदद ली थी, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था, अब्दुल मनीद, यानी कि एक राहगीर से इसने मदद ली, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। और 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो था 90 दिनों की यात्रा पूरी करके ये केरला के एक बंदरगाह कालीकट पर पहुँचा। कितने दिनों की यात्रा पूरी करके, तो ध्यान रखेंगे 90 दिनों की। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा पूरी करके ये केरला के एक बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा, और कालीकट पर ये कप्पकडावू बंदरगाह पर पहुंचा था। जब ये केरल के कालीकट पहुंचा तो वहां पर एक स्थानीय शासक राज कर रहा था, एक वहां का एक लोकल राजा जो था, एक स्थानीय शासक जो था वो राज कर रहा था, जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। आपका यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किसने किया, तो जमोरिन ने किया, याद रखना। तो भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत भी जमोरिन ने ही किया था। वास्को डी गामा भारत में डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बन करके आया था, यानी कि डॉन हेनरिक ने वास्को डी गामा को खोज के लिए भेजा था। ओके, तो वास्को डी गामा भारत में 1 साल तक रहा था, और जब पुर्तगाल 1499 ईस्वी में वापस गया तो ये गोवा से काली मिर्च साथ लेकर के गया था। क्या लेकर के गया था, गोवा से काली मिर्च अपने साथ लेकर के गया था। कब, 1499 ईस्वी में।
और आगे याद रखेंगे जब ये गोवा से काली मिर्च अपने साथ लेकर के गया तो उन काली मिर्च से इसने 60 गुना अधिक मुनाफा लिया, यानी कि 60 गुना अधिक इसने उससे प्रॉफिट कमाया। वास्को डी गामा के वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्गों की जानकारी मिली थी। तो याद रखेंगे सन 1498 ईस्वी में ही भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और सन 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अपने साथ 13 जहाज़ लेकर के भारत में आया। ध्यान रखना सन 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज। तो पेड्रो अल्वारेज जो था वो अपने साथ 13 जहाज़ लेकर के भारत में आया, ठीक है। और 1498 ईस्वी में जो है हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसने भारत आने के बाद कोचीन और कन्नौज में राज कर रहे शासकों से मित्रता बढ़ाई। यानी कि जब ये भारत में आया सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, तो वहाँ पे कन्नौज और कोचीन में राजा राज कर रहे थे, तो उन राजाओं से या उन शासकों से इसने मित्रता कर ली। इसके बाद सन 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में दोबारा से आगमन हुआ था। ध्यान रखना पूछा जाए कि भारत में वास्को डी गामा का दोबारा आगमन कब हुआ, तो सन 1502 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में स्थापित किया और दूसरा कारखाना जो था 1505 ईस्वी में कन्नौज में स्थापित कर दिया। याद रखेंगे आगे कि सन 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बना करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में भेजा गया था। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था उसको पुर्तगालियों का गवर्नर बना करके भारत में सन 1505 ईस्वी में भेजा गया था। भारत में वास्को डी गामा 3 बार आया था, याद रखना। और सन 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की जो मृत्यु थी वो कोचीन में ही हो गई थी। तो आगे याद रखेंगे कि सन 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शासन को संभालने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। और आगे याद रखेंगे जब अल्मीडा को पुर्तगाली साम्राज्य या प्रशासन को संभालने के लिए भारत भेजा गया तो उस समय फारस की खाड़ी और अरब सागर पर जो है तुर्क और अरेबियंस का आधिपत्य हो चुका था। यानी कि जो फ्रांसिस्को अल्मीडा था जो भारत में आया साम्राज्य प्रशासन को संभालने के लिए, तो उस समय जो है फारस की खाड़ी और अरब सागर पर किसका अधिकार था? तुर्क और अरेबियंस का। और सभी व्यापारी लोग वहीं व्यापार किया करते थे। कहाँ पे व्यापार किया करते थे? अरब सागर और फारस की खाड़ी पर जो है व्यापारी लोग वहीं व्यापार किया करते थे। लेकिन अल्मीडा चाहता था कि वहाँ से तुर्क और अरेबियंस का अधिकार जो है ख़त्म कर दिया जाए। अल्मीडा के माइंड में एक चीज़ उत्पन्न हुई कि यहाँ से तुर्क और अरेबियंस का अधिकार ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ से व्यापार करने में भी आसानी हमें होने लगेगी। तो इसके लिए अल्मीडा ने एक नीति अपनाई जिसे हम कहते हैं अल्मीडाज ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि अल्मीडा की नीली जल नीति कहा गया। तो जो उसने नीति अपनाई उसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा गया। और इस नीति के द्वारा अल्मीडा ने फारस और अरब सागर पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद अल्मीडा ने पुर्तगालियों को सागर के स्वामी की उपाधि दे दी। तो सागर के स्वामी की उपाधि किसे मिली? पुर्तगालियों को। किसने दी थी? अल्मीडा ने दी थी, याद रखना। अल्मीडा ने पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में एस्तांदो दी इंडिया, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य था उसको अल्मीडा ने एस्तांदो दी इंडिया कहा। अतः पूरे अरब सागर पर पुर्तगाली नौसेना यानी कि पोर्तुगीज नेवी का अधिकार हो गया था और 1509 ईस्वी में अल्मीडा पुर्तगाल वापस चला गया था। अब आगे याद रखेंगे कि सन 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनाकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भेजा गया। दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आया था? 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक के लिए। तो अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल का, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर। और अल्बुकर्क भारत में सबसे पहले 1503 ईस्वी में आया था और इसने 1503 ईस्वी में कोचीन में जो पुर्तगालियों के लिए एक दुर्ग यानी कि फोर्ट का निर्माण करवाया था। और फिर 1510 ईस्वी में बीजापुर पर यूसुफ आदिल शाही सुल्तान शासन कर रहा था। मैंने बताया आपको भी कि कोचीन इसने 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों के लिए एक दुर्ग का एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना कि फिर 1510 ईस्वी में
क्या हुआ कि बीजापुर पर एक यूसुफ आदिल शाही सुल्तान जो था वो शासन कर रहा था, जिस पर अल्बुकर्क ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उससे यूसुफ आदिल शाही से गोवा को छीन लिया था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही अपने शासनकाल में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसलिए इसकी तुलना जो है वो इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय से की है। आगे याद रखेंगे कि सन 1515 ईस्वी में भारत में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में ही हो गई थी। और भारत में जो आमों की सबसे प्रसिद्ध किस्म है उसे अल्फांसो कहते हैं। भारत में जो आमों की सबसे प्रसिद्ध किस्म है उसे अल्फांसो कहते हैं। अल्बुकर्क ने ही आमों की खेती भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में करवाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमों की खेती भारत में सबसे पहले अल्बुकर्क ने कहाँ पे करवाई? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में करवाई थी। और उसे क्या कहा गया था? अल्फांसो कहा गया था उस आमों की खेती को। इसलिए अल्बुकर्क के नाम पर इन आमों का नाम जो था वो अल्फांसो रख दिया गया। और याद रखेंगे कि 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा को बना करके भारत भेजा गया। ध्यान रखना यहाँ पे 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर जो था वो नीनो डी कुन्हा था। नीनो डी कुन्हा को भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बना करके भेजा गया। और सन 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी बदलकर कोचिन से गोवा कर दी, जो कि गोवा यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से छिनाया गया था। और उस समय मुग़ल शासक नसरुद्दीन हुमायूं उत्तर भारत में शासन कर रहा था। और उस समय हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था। और नीनो डी कुन्हा ने इनकी दुश्मनी का लाभ उठाया और लाभ उठा करके सन 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देख करके उन्होंने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिकवादी नीतियाँ अपनाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने बताया कि हुमायूं का यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बहादुर शाह। तो इनकी दुश्मनी का जो है फ़ायदा उठाया किसने? नीनो डी कुन्हा ने। और दुश्मनी का फ़ायदा उठा करके या लाभ उठा करके सन 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया। और सन 1535 ईस्वी में दीव पर भी अपना अधिकार नीनो डी कुन्हा ने कर लिया था। और सन 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल वापस लौट गया था। आगे याद रखेंगे सन 1961 ईस्वी में या सन 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली गोवा में और दमन दीव में रह रहे। ठीक है, दमन में रहे थे और दीव में रहे थे। ठीक है, और इसी समय जो है सन 1961 ईस्वी में दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था? सन 1961 ईस्वी में। और सन 1987 ईस्वी में संविधान में 56वें संशोधन करके अनुच्छेद 371 आई के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था। जब पुर्तगाली भारत में आए तब इन्होंने एक प्रथा की स्थापना की जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा। जब पुर्तगाली भारत में आए तब उन्होंने एक प्रथा की स्थापना भी की जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा। और इस प्रथा के अनुसार बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता था या वर्जित था। और इस कार्टेज के बाद भी अरब सागर पर काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ये एक ऐसी प्रथा थी या एक ऐसा कार्टेज था या एक ऐसा घोषणा पत्र था कि इसके तहत अरब सागर पर काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं हुआ करता था या नहीं कर सकते थे या ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो पुर्तगाली अधिकार वाले राज्यों से व्यापार करने के लिए मुग़ल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ता था। ध्यान रखना, अकबर जो था मुग़ल सम्राट, उसको भी पुर्तगालियों से इसके लिए परमिट लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए। आगे ध्यान रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि पुर्तगाली शक्तियों के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाल एक देश के रूप में इतना छोटा था कि वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। उनकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि ने स्थानीय शासकों के मन में उनके विरुद्ध शत्रुता का भाव पैदा कर दिया था। और पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति ने उन्हें भारत के हिंदू और मुसलमानों से दूर भी कर दिया था।
उसका तीसरा कारण था कि इसके अतिरिक्त डच और ब्रिटिशों के लिए भारत में आगमन ने भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात और ध्यान रखने वाली है कि भारत को पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी। तो ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती या कृषि आरंभ की थी। भारत में आलू की खेती पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। काली मिर्च भी पुर्तगालियों की देन है भारत में। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो थी 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। आगे ध्यान रखना, जहाज़ निर्माण भी भारत में पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। और पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म प्रसार भी किया था। और भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पुर्तगाली ही माने जाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं डचों के बारे में। किसके बारे में? डचों के बारे में। तो ध्यान रखना, हॉलैंड जो जिसे कि वर्तमान हम क्या बोलते हैं, नीदरलैंड बोलते हैं, यानी कि जो हॉलैंड के निवासी हुआ करते थे या नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे? डच कहते थे। तो पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे और पुर्तगालियों को देख करके या उनकी समृद्धि देख करके डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हो गए। तो ध्यान रखना, सन 1596 ईस्वी में सबसे पहले कार्नेलियस हाउटमैन नाम का डच भारत में आया। कार्नेलियस हाउटमैन नाम का डच भारत में आया और सन 1598 ईस्वी में सर्वप्रथम डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा था। आगे याद रखेंगे, सन 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और ये कंपनी डच की संसद से 21 साल तक व्यापार करने की अनुमति लेकर के भारत में आई थी। कितने साल? 21 साल तक व्यापार करने की अनुमति। डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई थी। ध्यान रखना, सन 1602 ईस्वी में ही डचों ने अम्बोयना यानी कि इंडोनेशिया में पुर्तगालियों को हरा करके अधिकार कर लिया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सन 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी और बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भी डचों ने ही चलाए थे, जिन्हें पैगोडा सिक्के भी कहते हैं। ध्यान रखना, पैगोडा सिक्के कैसे कहते हैं? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो डचों ने चलाए उनको पैगोडा सिक्के की संज्ञा दी गई थी। सन 1627 ईस्वी में पहली फैक्ट्री पीपली नामक स्थान पर बंगाल में इन्होंने खोली और उन्होंने पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, चिंसुरा में 1653 में और कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालेश्वर जो कि उड़ीसा में है, नागापट्टनम और कोचिन में 1653 में अपनी फैक्ट्रियां जो है इन्होंने डचों ने स्थापित कर दी। तो डचों के भारत में सूती वस्त्र और नील के मुख्य उद्योग हुआ करते थे और इसके अतिरिक्त वे रेशम और मसालों का व्यापार भी किया करते थे। जो डच थे उनके भारत में जो व्यापार थे, मुख्य उद्योग जो थे या मुख्य व्यापार जो थे या मुख्य ट्रेड जो थे वो केवल सूती वस्त्र और नील ही हुआ करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त रेशम और मसालों का व्यापार भी इन्होंने कर दिया या किया करते थे। तो डचों का मुख्य भारत से जो व्यापार न करके इसके पूर्व एशिया के देशों में अपने व्यापार के लिए कड़ी के रूप में स्थापित करना था। यानी कि इनका मुख्य आकर्षण मैंने बताया आपको कि भारत ना होकर के केवल पूर्व एशिया के देशों में अपना व्यापार एक बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर करना माना जाता है। ध्यान रखना, सन 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? सन 1759 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेज़ और डचों के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, उसने नेतृत्व किया, जिसके कारण युद्ध में डचों की हार हुई और सन 1795 ईस्वी में डच नीदरलैंड के लिए वापस लौट गए थे। आगे पढ़ते हैं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश के बारे में। तो ध्यान रखना, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को जब अंग्रेज़ व्यापारियों ने भारत में व्यापार के लिए लंदन में कंपनी की स्थापना की तो उस समय उनके मन में भारतीय राजनीति में भाग लेने की कोई लालसा नहीं थी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था केवल गरम मसाले का व्यापार करना ही था, जिस पर पहले पुर्तगाली और डचों का एकाधिकार था। तो ध्यान रखेंगे, सन 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज़ इंडोनेशिया पहुँचे और भारत में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो था कैप्टन हॉकिंस के द्वारा
सन 1608 ईस्वी में हुआ। और यही वह अंग्रेज़ था जो भारत में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले हेक्टर यानी कि रेड ड्रैगन नामक जहाज़ को लेकर के आया था, और जहांगीर ने इसको कैप्टन खां की उपाधि भी दी थी। अब कैप्टन खां की उपाधि क्यों दी? क्योंकि एक ऐसा अंग्रेज़ था, एक ऐसा अंग्रेजी गवर्नर था जिसे तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था, यानी कि दोनों भाषाओं का इसको ज्ञान था। और भारत में सबसे पहले अंग्रेजी नाविक जॉन मिल्डेनहाल आया। कौन आया? जॉन मिल्डेनहाल आया। और भारत में सबसे पहले रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज़ का आगमन अकबर के दरबार में हुआ, और यही दोनों भारत में आने वाले पहले यात्री थे जिन्होंने ब्रिटेन लौटकर एक व्यापारिक दल बनाया जिसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम रखा गया? मर्चेंट एडवेंचर्स। तब यही दल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के एकाधिकार को मांगने के लिए गया। यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उसके पास ये पहुँचे, और पहुँचने के बाद भारत और उसके जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार उन्होंने मांगा। तब इसी शासिका ने यानी कि एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने सन 1600 ईस्वी में एक राजलेख दिया, एक राजपत्र दिया, और उस पर 31 दिसंबर 1600 को हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप जो है अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और जिसमें 217 सदस्य यानी कि 217 सदस्य हुआ करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। जो वास्तविक नाम था इस ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। आगे ध्यान रखेंगे, वर्ष 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली जो कि रद्द कर दी गई थी। उसके बाद वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी मिल चुकी थी, और यहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया। और आगे मुग़ल बादशाह, कौन? मुग़ल बादशाह जहांगीर से विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए टॉमस रो के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा, और टॉमस रो ने मुग़ल बादशाह से बहुमूल्य व्यापारिक अधिकार इस शर्त पर प्राप्त किए कि अंग्रेज मुग़ल जहाज़ों की पुर्तगालियों से रक्षा करेंगे। अंग्रेज जो थे वो मुग़ल जहाज़ों की जो है पुर्तगालियों से रक्षा करेंगे, यानी कि उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो टॉमस रो ने कंपनी को शांतिपूर्वक व्यापार करने और भूमि संबंधी युद्धों से दूर रहने की सलाह भी दी थी। तो आगे याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति का प्रथम चरण 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के विघटन से शुरू होता है, और उस समय वह भारतीय शासकों की और उन भारतीय व्यापारियों की इच्छाओं से प्रभावित हुआ जो कि स्वयं भारत के व्यापारिक क्षेत्र में प्राथमिकता चाहते थे। ठीक है। और शुरुआती समय में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत साधारण हुआ करती थी, और फिर सन 1687 ईस्वी में या 1687 ईस्वी तक सूरत इसका मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा। सन 1623 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना भी कर ली थी। आगे याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आकर के कूटनीति और युद्ध का सहारा भी लिया था, और जहाँ जहाँ उसकी फैक्ट्रियाँ स्थित थीं उन इलाकों को अपने अधीन लाने का प्रयत्न भी अंग्रेज़ों ने किया था। तो दक्षिण में परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अनुकूल थीं, क्योंकि यहाँ उनके एक शक्तिशाली सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। सन 1665 ईस्वी में दक्षिण के शक्तिशाली विजयनगर का स्थान कमज़ोर राज्यों ने ले लिया था, और अंग्रेज़ों ने जब अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सन 1611 में स्थापित की थी, और बाद में जाकर के मद्रास में भूमि स्थानीय शासक के से पट्टे पर मिल गई, तब कंपनी की फैक्ट्री सन 1640 ईस्वी में मद्रास में स्थानांतरित हो गई थी। अंग्रेज़ों ने ही मद्रास शहर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। कंपनी को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने, वहां प्रशासन करने और सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया था। तब अंग्रेज़ों ने मद्रास में एक किले का निर्माण भी करवाया था, जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम दिया गया था। अंग्रेज़ों ने मद्रास में जो किले का निर्माण करवाया उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है। तो सन 1661 ईस्वी में अंग्रेज़ राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह कर लिया। पुर्तगाल की राजधानी हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा, तो उससे पुर्तगाल के राजकुमार चार्ल्स ने विवाह कर लिया, जिसे पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे को दिया था। यानी कि चार्ल्स को
जो पुर्तगाल का राजकुमार हुआ करता था चार्ल्स, उसको दहेज में बॉम्बे मिला था। और इसी चार्ल्स ने बम्बई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति सालाना किराए पर दे दिया। यानी कि राजकुमार चार्ल्स ने बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति सालाना किराए पर दे दिया, यानी कि रेंट पर उसको उठा दिया। और 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज़ी कंपनी ने मद्रास पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और वह इसकी रक्षा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार थी। आरंभ से ही कंपनी भारत पर विजय भारतीयों से ही धन वसूल करना चाहती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सन 1608 ईस्वी में बम्बई का द्वीप प्रांत जो द्वीप था वो प्राप्त होने के बाद सूरत के स्थान पर बम्बई पश्चिमी भारत की मुख्य बस्ती बन गई थी। और सूरत सूती और मलमल वस्त्र, मसाले, शोरा, नील और रंजक का मुख्य गोदाम बन गया था। और आगे याद रखेंगे भड़ौच और बड़ौदा की फैक्ट्रियां स्थानीय क्षेत्रों से हथकरघा से निर्मित कपड़े यानी कि पीस गुड्स, ठीक है, एकत्रित करती थी। और आगरा की फैक्ट्री मुग़ल अफसरों को लट्ठा यानी कि चौड़े कपड़े वाला थान जो हुआ करता है कपड़े का, उसको लट्ठा बोलते हैं, उसको बेचा करती थी। और वियना से नील खरीदती थी, जो वियना देश है वहाँ से नील को खरीदा करते थे। अंग्रेज़ों का प्रभाव क्षेत्र अब पूर्व की ओर बढ़ने लगा और हरिहरपुर यानी कि महानदी के मुख पर बालासोर जो कि उड़ीसा में है, हुगली पश्चिम बंगाल, पटना बिहार, कासिम बाजार बंगाल में है, इत्यादि स्थानों पर अपनी स्थापित हो गए थे, अपना स्थान अधिकार या आधिपत्य कर लिया था। आगे याद रखेंगे सन 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट के सभी अड्डे फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिए गए और बंगाल में कंपनी रेशम, सूती वस्त्र, शोरा और चीनी का व्यापार किया करती थी। आगे याद रखेंगे कि बंगाल में सुल्तान शुजा यानी कि शाहजहाँ का पुत्र, उसने 3000 रुपये का वार्षिक कर लेकर के कंपनी को व्यापारिक मामलों में कुछ विशेषाधिकार भी दिए। और याद रखना सन 1656 ईस्वी के एक और फरमान से भारतीय कर्मचारियों का अंग्रेज़ों से आयात और निर्यात कर लेना वर्जित कर दिया गया। लेकिन सुल्तान शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस अधिकार को मान्यता नहीं दी, क्योंकि अन्य विदेशी कंपनियां जो थीं वो भी इसी अधिकार की मांग कर रही थी, जिससे बंगाल के खजाने और लगान की हानि होती थी। आगे ध्यान रखेंगे कि आगे चल कर के कंपनी ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से सन 1672 ईस्वी में शुल्क से छूट प्राप्त की और सन 1680 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब ने भी कंपनी से जजिया का भुगतान लेकर के फरमान जारी किया कि कंपनी सूरत के अलावा सभी स्थानों में सीमा शुल्क दिए बिना व्यापार कर सकती है। ध्यान रखना यहाँ पे कि जो सन 1680 में जो बादशाह औरंगजेब था उसने अपनी कंपनी से जजिया का भुगतान लेकर के फरमान जारी कर दिया कि कंपनी जो है सूरत के अलावा सभी स्थानों से सीमा शुल्क नहीं लेगी और बिना किसी शुल्क या कर के व्यापार कर सकती है। लेकिन कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने गैर कानूनी तरीके अपना लिए और अपने मित्रों के लिए आंतरिक व्यापार में तस्करी करने लगे, जिसका स्थानीय अधिकारियों ने विरोध भी किया था। लेकिन जिसे देखते हुए कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी थी। कंपनी मुग़लों को कमज़ोर मानती थी, लेकिन वह उनसे पराजित हो गई। कंपनी जो थी मुग़लों से हार चुकी थी। और ध्यान रखना औरंगजेब ने उसे व्यापार जारी रखने दिया, क्योंकि वह उसके सूरत के व्यापार को चालू रखना चाहता था, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती रहे। और इसी तरह मुग़ल अर्थव्यवस्था का ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्यक्ष संबंध था। मुग़लों ने अंग्रेज़ों को पुनः व्यापार करने की इजाज़त इसलिए भी दी थी क्योंकि वे कंपनी के माल के ग्राहक हुआ करते थे। आगे याद रखेंगे अंग्रेज़ जब समुद्र के महत्व को समझ रहे थे, जो अंग्रेज़ थे वो समुद्र के महत्व को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। और सन 1690 ईस्वी में कंपनी ने सुतानाती में एक फैक्ट्री स्थापित की और मुग़लों से पहले जैसे अधिकार प्राप्त करने में सफल रही। ध्यान रखना जमींदार सोब सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने 3 गांवों की जमींदारी जो थी वो प्राप्त कर ली थी। कितने गांवों की? 3 गांवों की जमींदारी जो है कंपनी से
प्राप्त कर ली थी। किसके विद्रोह के कारण? जमींदार सोप सिंह के विद्रोह के कारण। ये 3 गांव थे, एक तो सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। ध्यान रखना 3 गांव थे, इनकी जमींदारी जो है प्राप्त कर ली थी, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। आगे याद रखेंगे सन 1700 ईस्वी में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिलिंग के अधीन हो गई थी और यहाँ नई किलेबंदी की गई। इसके बाद जो है बस्ती फोर्ट विलियम और नगर कलकत्ता कहलाने लगा। जो बस्ती थी वो फोर्ट विलियम और जो नगर था वो कलकत्ता कहलाने लगा। आगे याद रखेंगे सन 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई थी और सन 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुखशियार के फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न सुविधाएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई? आइए देखते हैं कि बंगाल में कंपनी को 30,000 रुपये की निश्चित वार्षिक राशि के स्थान पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। दूसरा है कि कंपनी कलकत्ता के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर रख सकती थी। ठीक है। आगे कंपनी को हैदराबाद में भी व्यापार करने की छूट दी गई और मद्रास में भी वही किराया निश्चित कर दिया गया जो कि कंपनी वहां पर दे रही थी। और सूरत में भी 10,000 रुपये की राशि देकर के कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। और कंपनी के जो सिक्के बम्बई की टकसाल में बन रहे थे उन्हें मुगल साम्राज्य से मान्यता मिल चुकी थी। ठीक है। आगे याद रखेंगे कि इस तरह अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शक्तिशाली बन गई थी। इतिहासकार ओमर्स ने फर्रुखशियार के फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा है। लेकिन बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने अतिरिक्त गांवों के अनुदान का विरोध किया। फिर भी कंपनी के व्यापार में वृद्धि हुई और 1735 ईस्वी में कलकत्ता की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई। अब यहाँ देखेंगे भारत में अंग्रेजी सफलता के कारण क्या थे। जो अंग्रेज थे उनकी सफलता के कारण क्या थे? सबसे पहले तो देखेंगे कि सैन्य श्रेष्ठता। क्या? सैन्य श्रेष्ठता। देखिए जो सैन्य श्रेष्ठता थी, सैन्य तकनीकी रणकौशल में निपुणता तथा सैन्य अनुशासन में अंग्रेजों का कोई जवाब नहीं था। यानी कि जो सैन्य शक्ति थी, जो सेना की तकनीक थी, सैन्य तकनीक या जो रणकौशल था, जो सेना थी, मतलब निपुणता और सैन्य अनुशासन में अंग्रेजों का कोई जवाब नहीं था। यानी कि अनुशासन अंग्रेजों का बहुत हद तक अच्छा था। तो अंग्रेजों की तोपें और छोटे हथियार भारतीय हथियारों से अच्छे हुआ करते थे। उनके सारे अफसर रणनीति और सामरिक महत्व की जानकारी में निपुण और प्रशिक्षित भी हुआ करते थे। भारतीय सिपाही बहादुर और योग्य होने पर भी अनाड़ी थे। यानी कि उन्हें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, एक सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। लेकिन भारत के जो सिपाही थे बहादुर और योग्य भी थे। तो प्रतिभाशील सेनानी जैसे हैदर अली प्रशिक्षित सिपाहियों और सैनिक साधन की कमी के कारण पराजित हो गए थे, यानी कि हार गए थे। उन्नत सैनिक प्रशिक्षण, युद्ध नीति और उसके तरीकों यानी कि प्रशिक्षित पैदल सेना और युद्धाभ्यास के योग यानी कि मैन्योरेबल हल्की तोपों के बल पर अंग्रेज भारतीयों की अनुशासनहीन घुड़सवार सेना को आसानी से पराजित कर दिया करते थे। यानी कि अंग्रेजों के पास एक तो प्रशिक्षित पैदल सेना थी, युद्धाभ्यास था और हल्की तोप भी उनके पास थी। तो उन्हीं से ही वो अंग्रेज जो थे भारतीयों को अनुशासनहीन घुड़सवार सेना को भी आसानी से पराजित कर दिया करते थे। यानी कि भारतीयों के पास घोड़े भी हुआ करते थे लेकिन अनुशासन उनका यानी कि गाइडेंस यानी कि एक नेतृत्वकर्ता अच्छा नहीं था उनके पास। तो किसी भी सेना में सैनिक अनुशासन, आज्ञापालन, खतरे का सामना स्वेच्छा से करना, कठिनाइयों का सामना करना आदि गुण संख्या की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते थे और ये सभी गुण अंग्रेजी सेना में विद्यमान थे जिसके कारण अंग्रेज भारत में सफल हुए। आगे ध्यान रखना योग्य नेतृत्व क्षमता। तो भारतीयों में भी योग्य नेता थे जैसे माधवराव प्रथम जो कि मराठा थे, हैदर अली, मिर्जा नजफ खान, नाना फडणवीस, रणजीत सिंह। लेकिन अंग्रेजों के पास दूसरी पंक्ति के नेता भी थे जबकि भारतीयों में ऐसे नेताओं का अभाव था। इस अभाव के कारण प्रथम पंक्ति के नेता जो थे उनकी मृत्यु होने पर देशी सेना की पराजय निश्चित हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों को अपनी शत्रुओं की अच्छी जानकारी थी। यानी कि अंग्रेज जानते थे कि भारतों में मतलब कि नेतृत्वकर्ता नहीं है, यानी कि एक
अनुशासन नहीं है। उन्होंने भारतीयों की प्रतिस्पर्धा और विभाजन का पूरा फायदा उठाया। अंग्रेजों के लक्ष्य भी उनकी निश्चित सफलता के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय समाज में टकराव न होने से भारतीयों ने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया, लेकिन भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक और धार्मिक आदर्शों में रुचि हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों ने तो आरंभ में इन मर्म स्थलों पर चोट नहीं की, लेकिन कह सकते हैं कि अतः भारतीयों ने शुरुआती समय में उनका विरोध नहीं किया, इसलिए आसानी से अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। आगे है जल शक्ति की सर्वोच्चता, यानी कि जल शक्ति जो थी वो भी उनकी सर्वोच्च थी, एक पावरफुल जल शक्ति थी। तो अंग्रेज़ों की सफलता उनकी जल शक्ति की सर्वोच्चता के साथ भी थी, सर्वोच्चता के कारण भी हुई थी, जो कि कई महाद्वीप युद्धों के परिणाम स्वरूप स्थापित हुई थी। याद रखेंगे, ब्रिटिश जल सेना कंपनी को अपनी दूरवर्ती बस्तियों से संपर्क स्थापित करने में सहायता तो करता ही थी, लेकिन साथ ही अंग्रेज़ों के शत्रुओं को जो है स्वयं ऐसा करने से रोकती थी, जिनसे उनको व्यापार को बहुत हानि हुई और फ्रांसीसी शक्ति की पराजय भारत में उनकी जल शक्ति क्षीण होने से और नौसैनिक अड्डे के दूरस्थ होने के कारण हुई। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर भी अब सुरक्षित बंदरगाह और नए सैनिक अड्डों की किलेबंदी के महत्व को समझने लगे थे, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। व्यापारिक स्थल मार्ग कठिन और खतरनाक हुआ करते थे, जबकि समुद्र और नदियों के मार्ग व्यापार तथा वाणिज्य के लिए सुगम और लाभदायक होने पर भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए भारत में उत्पादन समाज की मांग से अधिक बढ़ गया और एक व्यापारिक वर्ग भी स्थापित हो गया था। फिर भी विदेशों से व्यापार के लिए भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ता था, जो पहले अरब, फिर पुर्तगाली और 17वीं शताब्दी में डच और अंग्रेज हुआ करते थे। आगे पढ़ेंगे हम डेन्स के बारे में। तो देखिए, अंग्रेज़ों के बाद डेन व्यापारी सन 1616 ईस्वी में भारत में आए और सन 1620 ईस्वी में डेनिसों ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर जिले के ट्रैंकोबार में स्थापित की थी। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में सन 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित भी की। लेकिन डेनिसों के भारत में मुख्यतः दो ही व्यापार हुआ करते थे। नंबर 1 चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विद चाइना। ध्यान रखना, सन 1745 ईस्वी में डेनिसों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से वापस चले गए। कहाँ चले गए? डेनमार्क के लिए वापस चले गए। उसके बाद एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1731 ईस्वी में, परंतु उन्होंने अपना व्यवहार चीन के साथ स्थापित कर लिया था। तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में केवल हम डेन्स तक ही पढ़ेंगे। आगे कल आपका जो टॉपिक करवाया जाएगा फ्रांसीसी करवाया जाएगा। फ्रांसीसी के बाद आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आंग्ल फ्रांसीसी विवाद, यानी कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आपके कर्नाटक के तीनों युद्ध पढ़ाए जाएंगे और कर्नाटक के तीनों युद्धों के बाद जो है अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण भी कल आपके टॉपिक में कवर करवा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। समझ में नहीं आया हो तो बताएं, क्योंकि आगे से इसमें सुधार और अच्छे से किया जाएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, हमारे पेड सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा उसका पूरा ब्यौरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमें भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन में इस मौके का फ़ायदा भी उठाएं, क्योंकि जहां आप समय को गंवा रहे हैं वहां कोई बैठ करके पढ़ रहा है। यानी कि आपको अपना एक भी क्षण व्यतीत नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। यानी कि आप ये सोच लीजिए कि आप कल को ही एग्ज़ाम देने वाले हो। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, एग्ज़ाम जब भी होंगे आप पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।